मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर है राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम BA पार्ट थर्ड के हमारे जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अब बताना चाहूँगा। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, परमाणु निःशस्त्रीकरण, और भारत का क्या रोल है, वर्तमान भारत की क्या स्थिति है, और वर्ल्ड में परमाणु हथियारों को लेके किस किस राष्ट्र का किस क्या क्या स्थिति है, और कौन कौन सी मेजर जो ट्रीटी हुई है उस पर ये बात मैं इसी वीडियो के माध्यम से रखूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम देने के लिए और यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए नहीं है, अपितु एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, हम जिस वर्ल्ड ऑर्डर में हम रह रहे हैं उस वर्ल्ड ऑर्डर में हमारा इंडिया की क्या पोजीशन है, इस पे मैं अपनी बात रखूँगा। परमाणु संपन्न देश जिनको हम न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज बोलते हैं, उसमें अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है रूस जो पूर्व में सोवियत संघ था, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया वगैरह, और कुछ राष्ट्र परमाणु दहलीज पे खड़े जैसे ईरान वगैरह आ रही है राष्ट्र है जो परमाणु हथियारों, इराक, ईरान वगैरह आ रही है जो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं, अफ्रीका वगैरह रही है। अगर परमाणु हथियारों की स्थिति देखी जाए ना तो आज करीबन 7,500 न्यूक्लियर वेपन्स वो अमेरिका के पास में है। रूस के पास में 7,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है, 360 ब्रिटेन के पास में है, फ्रांस के पास में है 200 से अबाव, चाइना के पास में 265 के आसपास, इंडिया के पास में डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स जिनको मानते हैं करीबन 120 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है, और पाकिस्तान के पास में करीबन 150 न्यूक्लियर वेपन्स है, और ऐसे ही करीबन 10 न्यूक्लियर वेपन्स के आसपास नॉर्थ कोरिया के पास में, जो सबसे लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री बना। भारत ने अपनी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति में बदलाव करते हुए फर्स्ट बार जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे श्रीमती इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप 1974 के अंदर हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उसका एक कोट था, बुद्ध मुस्करा गए। यानी हम शक्ति अर्जित कर रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य विश्व शांति के लिए, ये जो हमने परमाणु हथियार बनाए ये किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए या किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है, ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए है। जब 1972 में हमारे चाइना से हमारी युद्ध हुआ और भारत की स्थिति अच्छी नहीं रही, उसके बाद में हमारे विदेश नीति में कुछ बदलाव किया और हम आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ हम बढ़ने लगे। और उसी के परिणाम स्वरूप जब हमारे कारगिल युद्ध से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उसमें के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 1998 में 11 मई और 13 मई को सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उसके बाद में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस प्रकार भारत भी न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री की श्रेणी में शामिल हो गया। ये सारे के सारे जो पावर सेंटर स्थापित रहे, सबसे पहले 1946 के अंदर जो टेस्टिंग किया वो अमेरिका ने किया, और बाद में अमेरिका 1945 के अंदर, और उसके बाद में अमेरिका ने सबसे पहले जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल किया वो भी अमेरिका ने किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चरम स्थिति पर था और मित्र राष्ट्र काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहे थे, तो अमेरिका युद्ध के अंदर कूदा, और उन्होंने जैसे ही उसके अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापानीज़ ने कब्जा किया या जापानीज़ ने अटैक किया, उसके रिएक्शन के रूप में अमेरिका ने जापान के
दो महानगर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डाल के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन बना 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद में कुछ राष्ट्रों को वीटो पावर दे दिया गया और उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन बाद में भी क्या हुआ, अमेरिका रूस वगैरह इनके बीच में एक 1946 से एक कोल्ड वार स्टार्ट हो गया और इस कोल्ड वार के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये न्यूक्लियर टेस्ट करते रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और परमाणु हथियारों की रेस में ये लोग ये शामिल हो गए। उसके बाद में फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, बहुत सारे राष्ट्र अभी भी किसी न किसी रूप में न्यूक्लियर रेस के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं, जो एक तरीके का पूरी दुनिया के लिए ये एक जो परमाणु जखीरा है ये बहुत ही घातक हो सकता है, पूरी सृष्टि को ये नष्ट कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा डर ये कि आज जिस तरीके का इंटरनेशनल टेररिज्म को हम देख रहे हैं, अगर इन टेररिस्टों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स का छोटा रूप या इसकी टेक्नोलॉजी अगर पहुंच जाती है और कोई राष्ट्र उनको सपोर्ट करता है, वो जैसे पाकिस्तान जैसे राष्ट्र कभी भी इनका हथियारों का इस्तेमाल चोरी छुपे रूप में कर सकते हैं और इनके हथियार सुरक्षित भी नहीं है। ये सारे की सारी स्थिति के बाद में कि क्या परमाणु हथियार किसी भी राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ये सत्य है कि आज जो युद्ध नहीं हो रहे किसी भी राष्ट्र, चाहे अमेरिका और ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, रूस हो या भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना हो या अदर कंट्रीज हो, जैसे अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में काफ़ी टकराहट रही ट्रंप और किम जोंग के बीच में, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं होने का एक रीज़न क्या था कि दोनों ही राष्ट्र न्यूक्लियर वेपन्स लेस थे। ये सारे के सारे परमाणु हथियारों की स्थिति है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु संपन्न देशों जो है उन्होंने कुछ ट्रीटियाँ बढ़ाई कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो तो हमारे पास रहे, लेकिन कोई भी दूसरे राष्ट्र न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग नहीं करे। इससे 1963 के अंदर पर आंशिक परमाणु निषेध संधि एक आई, जिसमें कहा कि कोई भी राष्ट्र इस प्रकार की टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो भारत ने भी उस पर संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। और उसके बाद 1968 के अंदर एक और आई परमाणु निषेध संधि, जो भारत और वो इफेक्ट हुई 1970 के अंदर 1970 के अंदर, लेकिन भारत ने उस पर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि ये भेदभावपूर्ण संधि थी। उसके बाद के अंदर फिर एक ट्रीटी आई CTBT, व्यापक परमाणु निषेध संधि, जो 96 के अंदर, और उसके अंदर कहा कि आप लेबोरेटरी के अंदर भी टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप स्पेस में टेस्टिंग नहीं कर सकते, ग्राउंड लेवल पर टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप वाटर लेवल पर टेस्टिंग नहीं कर सकते, सी में टेस्ट नहीं करते, ये सारे के सारे। लेकिन भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और भारत के साथ साथ और राष्ट्र भी, कई राष्ट्र इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि जब तक परमाणु संपन्न देश अपने जखीरे को समाप्त नहीं करते तब तक हम इसी CTBT पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, और भारत ने अभी तक CTBT पे सिग्नेचर नहीं किया। तो इस प्रकार की जो इसके बाद रूस और अमेरिका के बीच में SALT I, SALT II, START I, START III, ये बहुत सारी संधियाँ हुई, और उसके बाद में भी कुछ न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस थी वो कम हुई है, कम। अभी हाल ही में जो कोविड-19 के पश्चात में ये कई मीडिया से न्यूज आई कि चाइना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, और वो भी अमेरिका के को वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका की पोजीशन लेने के लिए वो हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है, जिसको हम गलवान के अंदर देख चुके और साउथ चाइना किसी के अंदर भी देख चुके। ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक गेम चलता रहता है कि सिंगल वर्ल्ड पावर से मल्टी वर्ल्ड पावर कैसे बनाया जाए, और उसके पैरेलल बहुत सारे ऐसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुए जो एक तरीके का ये मिलिट्री एक्सरसाइज को बढ़ावा दिया और उससे परमाणु हथियारों के रूप में इनकी पॉलिसी निकल के बाहर आई, चाहे वो नाटो हो या सीटो हो या वारसा पैक्ट हो, बहुत सारे इस तरीके के पैक्ट्स बने, और ये एक तरीके मिलिट्री एक्सरसाइज अपने स्तर पे भी करते रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन परमाणु हथियारों से क्या हमारे को क्या अर्जित हुआ है। ये एक चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति
बन पाई। शक्ति संतुलन जिसको कहते हैं, वर्ल्ड के अंदर शक्ति संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राष्ट्र, वरना कभी भी हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकते हैं। दूसरा इफेक्ट ये हुआ कि हमारी जो इकोनॉमिक की जो स्पीड थी वो रुक गई, क्योंकि हमने जो हमारे जो वेलफेयर के काम थे वो स्टॉप हो गए, और हमने सारे जो हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो हमने हथियारों पर खर्च करने लग गए। आज जैसे हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, आज हम मिसाइल खरीद रहे हैं, आज हम राडार सिस्टम ले रहे हैं, आज हम राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट विमान ले रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे जो इकोनॉमिक के ऊपर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ। जो हम स्वतंत्र रूप से एक के राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के से बात करता था और उसका विरोध करने की कैपेसिटी रखता था गलत बातों के लिए, अब क्या है कि जो राष्ट्र परमाणु संपन्न है वो डिक्टेटर टाइप की उनका रुख देखने को मिल रहा है, तो इसमें है। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का बढ़ावा नेमली कई राष्ट्र जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका है, बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ पे डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो पाई। इस चौथा कारण ये रहा कि हमारी जो ट्रीटियाँ हुई है उस ट्रीटियों को मजबूत तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे उनको लागू कराने में हम असफल रहे। उसी का नतीजा है कि आज परमाणु जखीरे पर जो दुनिया बैठी हुई है, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर परमाणु हथियार पहुंच गए तो हमारे को नागासाकी और हिरोशिमा जैसे नज़ारा हमारे को देखने को मिल सकता है, और उससे पूरी सृष्टि का ख़त्म हो सकती है और बहुत बड़े संकट की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये मैंने एक शॉर्ट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड रोल ऑफ वर्ल्ड का क्या रोल है, यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है। यूनाइटेड नेशन में भी काफ़ी आयोग बनाए, काफ़ी कमीशन बने और बहुत सारे ट्रीटियाँ बनी, लेकिन फिर भी हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा जिसमें आगे बताऊँगा कि हमारा क्या रोल है और हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी जो हमने जारी की है, क्या ऐसी न्यूक्लियर पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में जिन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ है उनके ऊपर सख्ताई से लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या विश्व बरादरी को ये भी कहना चाहिए कि जैसे भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है ऐसी पॉलिसी हर कंट्री को जारी की है। हमने स्पष्ट कहा है कि जिस कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है हम उस पर अटैक नहीं करेंगे, हम फर्स्ट बार न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बचाव के अंदर कोई राष्ट्र, कोई कंट्री अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करती है तो हम भी न्यूक्लियर वेपन्स से उसका जवाब देंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो इंडिया और चाइना के बीच में जो एक तरीके का जो टेंशन क्रिएट हुई, उसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम उस स्थिति में नहीं रहेंगे जिस स्थिति में हमारी ये वचनबद्धता है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले भी कर सकते हैं। ये हमारी विदेश नीति में एक जो रक्षात्मक की जगह हम आक्रामक विदेश नीति के रूप में भी हम पेश में आए। धन्यवाद।